सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स जो हैं इनके मैं पढ़ा लिखा पता नहीं कितना हूं, लेकिन मुझे ये आईटी वाली टर्मिनोलॉजी शायद इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन जो जो मसाइल हैं वो ये कि ये कोई फैसला लेते हैं या पॉलिसी बनाते हैं, उसको ब्यूरोक्रेसी जो है उस पर अमल दरामद नहीं करती, इसलिए कि नैब का डर है उससे, और नैब का डर वैसे का वैसा ही है, जो ब्यूरोक्रेसी के एक तरह से फंदा ब्यूरोक्रेसी के गले में पड़ा हुआ है। दूसरा, ये आपस में लड़ जाते हैं। इनमें ये देखना कि शौकत अजीज इस शिप को स्टीयर कर पाएंगे, प्लानिंग मिनिस्टर के, मैरीटाइम मिनिस्टर के, एग्रीकल्चर मिनिस्टर के होते हुए, या ये एक जो इंटरनल रिफ्ट which has been characteristic of this government for the last 2 or 3 years, वो दोबारा से सामने आएगी। तो कुछ वो चीजें, और तीसरी जो अहम चीज है वो ये कि रेवेन्यू टारगेट बहुत एम्बिशियस है जो कि नहीं ये पूरा कर पाएंगे। और चौथी चीज जो है ना वो ये कि अगर किसी भी किस्म का कोई शॉक आ गया, एक्सटर्नल शॉक आ गया, तो ये विथस्टैंड नहीं, ये बजट विथस्टैंड नहीं कर पाएगा उसे। बहुत खूब, बहुत खूब। आपने इंटरनल जो मसाइल हैं इनके गवर्नमेंट के अंदर, जिसके कि हमने कई मुजाहिरा देखा, बार बार तब्दीली फाइनेंस एडवाइजर की, ये चौथे मेरे ख्याल से वजीर खजाना है इस वक्त जो कि जिन्होंने बजट पेश किया 3 साल में। जी सोलंकी साहब, आप कहिए। मेरा एक छोटा सा सवाल था और वो तीनों हमारे माहिरीन से है। हुकूमत ने पहली दफा ये तीसरे बजट में ये तो किया है कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में एडहॉक रिलीफ के नाम पर 10% और पेंशन में भी 10% के इजाफे का ऐलान किया है। जो सरकारी मुलाजमीन हैं न होने से तो बहरहाल बेहतर है, क्योंकि पिछले 2 सालों में तो उनका हाल बहुत बुरा था। जो अफराते ज़र, खासतौर पर फूड इन्फ्लेशन ने जिस तरीके से लोगों को मुतासर किया है, वो आप लोग उसका हिसाब रखते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि अभी कुछ और बुरी खबरें जो हमें सुनने को मिल रही हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने फरमाया है कि कोई 610 अरब रुपए जो है वो पेट्रोलियम लेवी में लगा रहे हैं, और कुछ लोगों का अंदाजा ये है कि पेट्रोल में कोई 20 से 22 रुपए फी लीटर जो है वो इजाफा होने वाला है। तो ये किस तरह से जो अफराते ज़र और ख़ासतौर पर जो फूड इन्फ्लेशन है उसको असर करेगा, और जो लोग सरकारी मुलाजिम नहीं हैं उनके लिए क्या रिलीफ होगा जब ये होगा, जबकि पेट्रोल की कीमतें कुछ ही अरसे में तकरीबन दुगनी हो गई हैं। इस वक्त ब्रेंट जो है वो कोई $72 फी बैरल पे पहुंच चुका है, और ये और मजीद जैसे दुनिया में इकोनॉमी रिवाइव होगी, बहुत से मुल्कों में तो खासी तेजी से होगी क्योंकि वहां पर वैक्सीनेशन हमसे कहीं ज्यादा है, तो उसके नतीजे में जो ऑयल की कीमतें मजीद बढ़ेंगी तो उसका इम्पैक्ट जो है वो क्या आएगा। दूसरा सवाल मेरा आईटी से रिलेटेड, कुछ नए उन्होंने वो मोबाइल और इंटरनेट पे इजाफे किए, उस पर मैं बाद में पूछता हूँ। जी, मेरे ख्याल से दानिश, आप इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? ये जो सवाल है सोलंकी साहब का। जी जरूर। आई थिंक बहुत ही अहम सवाल मुर्तजा साहब ने उठाया कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमने 10% इजाफा किया, तो ये बात काफ़ी मिसलीडिंग हो सकती है। जैसा कि मुर्तजा साहब ने कहा कि 10% इजाफा, लेकिन उसके बावजूद जो मुलाजमीन हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। इसकी वजह ये है कि पिछले कुछ सालों से तो तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया, जबकि इफरात ज़र, इन्फ्लेशन तो 10% से कहीं ज़्यादा है। तो मैं अभी आपको एक रेडिकल बात लगेगी कहने जा रहा हूँ कि बेसिकली इस गवर्नमेंट ने मुलाजमीन की तनख्वाहों को, रियल तनख्वाहों को कम किया, क्योंकि अगर आप इन्फ्लेशन के बराबर ही इंक्रीज कर देते पिछले 2 सालों की इन्फ्लेशन, तो वो बराबर होती। इन्फ्लेशन तो 10% से भी ज्यादा है अगर आप पिछले साल को भी काउंट करें। तो इन दैट सेंस रियल वेजेस स्टैग्नेंट भी नहीं है, डिक्लाइन कर रही है, राइट।
और इस पे मैं इस सवाल को एक बड़े पैमाने पे, ताकि आपके नाजरीन को भी समझने में आसानी हो सके, कि जैसा कि मैंने पहले कहा, इस सारे डिस्कोर्स में मईशत के पावर, पॉलिटिक्स और ऑर्गेनाइजेशनल पावर गायब है, कि तबकाती तकसीम गायब है। और ये कहा जा रहा है कि इकोनॉमी कोई टेक्निकल चीज है, आप यूं मैथ सॉल्व करके कहते हैं यार यहाँ पे 2% दे दो, यहाँ पे 3% दे दो, राइट? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो मईशत है ये असल में एक सियासी मईशत है, और इससे मुराद ये है कि जो समाज में मुख्तलिफ तबकात, ग्रोह हैं, उनकी कितनी पॉलिटिकल पावर और ख़ास तौर पे मोबिलाइजेशन पावर है, वो मीडिएट और रेगुलेट करेगी कि उनके लिए कैसा बजट आएगा। तो मिसाल के तौर पे ये बजट बहुत ही अच्छा है अगर आप रियल स्टेट इन्वेस्टर हैं या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। कैपिटल गेन्स डिक्लाइन किया गया है। उसकी एक अगेन सादा वजह ये है कि प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर are just one phone call away from these big investors, right? लेकिन उसके बरक्स जो मुलाजमीन हैं उनको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, धरना देना पड़ेगा, स्ट्राइक करनी पड़ेगी, फिर जाके शायद उनकी बात सुनी जा सके, राइट? तो इसलिए मुलाजमीन की मैं सुन रहा था वजीर दाखिला ने कहा कि शायद अभी फिर बातचीत हो, मजीद बढ़े उनकी तनख्वाह, क्योंकि वो मोबिलाइज कर सकते हैं, वो समवट ऑर्गेनाइज है। खास तौर पे जो पॉइंट मुर्तजा साहब ने कहा, जो इनफॉर्मल लेबर है, जो आपकी मईशत का अक्सरियत अवाम है, उनके पास तो मोबिलाइज करने की, ऑर्गेनाइज करने की कोई उस तरह के एवेन्यूज नहीं है। एक तो बाएं बाजू रिट्रीट पे है, कोई स्ट्रेट यूनियंस नहीं है, जिसकी वजह से उनकी आवाज ताकत के ऐवानों तक नहीं पहुंच पा रही, जिसकी वजह से जो उनकी डिमांड्स हैं वो इनकॉर्पोरेट नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल, जो वेजेस हैं, अगर यही वाले तनासुब जो प्राइवेट सेक्टर में लोग हैं उन पे अप्लाई किया जाए तो उनकी भी वेजेस डाउनवर्ड ट्रेंड पे है, राइट? सो इसका मईशत पे नेगेटिव इम्पैक्ट ये है, क्योंकि जब लोगों की आमदनी कम है, वो कम कंज्यूम करेंगे, वो तब कम कंज्यूम करेंगे तो बिजनेसेस को सेल करने के लिए चीजें कम होंगी, तो बिजनेसेस शायद ले ऑफ करें लोगों को, और एक ये विशियस डाउनवर्ड स्पाइरल है जिसमें कंजम्पशन भी नीचे जाती है, इन्वेस्टमेंट भी नीचे जाती है, और ओवरऑल जीडीपी भी डिक्लाइन करता है। जी, अकदर साहब कुछ इजाफा करना चाहेंगे इस बात में? जी, मैं तायद करूँगा डॉक्टर दानिश ने जो बातें की हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग। ये बेसिकली रेफर कर रहे थे कि ये सारा कुछ जो हो रहा है ये एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में, मुझे पसंद आया इन्होंने जो उर्दू उसके लिए टर्म इस्तेमाल की। आई थिंक ये समझना बहुत ज़रूरी है कि तमाम माशी फैसले जो हैं ये एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट के दरमियान के बीच में होते हैं, जिसमें जिसकी जितनी बार्गेनिंग पावर है वो टेबल पे लाते हैं और उसके मुताबिक उसके नताइज निकलते हैं। मैं सोलंकी साहब ने जो बात की थी उसका डायरेक्टली जवाब देना चाहूँगा। उन्होंने बात की कि देखें बहुत सी, और ये बिल्कुल उनका पॉइंट ठीक था, कि अभी बहुत जो एमिनेंट इकोनॉमिस्ट हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के, जैसे लैरी समर्स हो गए या ग्लेन हबर्ड हो गए, ये लोग अब ये वार्न कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि क्योंकि अमेरिका ने बहुत ही मैसिव किस्म के फिस्कल स्टिमुलस अपनी इकोनॉमी में डाल दी हैं टू द ट्यून ऑफ $4 ट्रिलियन, तो इन्फ्लेशन माइट बी रेयरिंग इट्स अगली हेड, यानी कि अफरात ज़र जो है उसका एक बहुत ही बड़ा खतरा नजर आ रहा है। आज ही मैं फाइनेंशियल टाइम्स पढ़ रहा था जिसमें लिखा हुआ था कि कमोडिटी प्राइसेस चाइना में ऊपर जा रही हैं। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि दुनिया में, और उन्होंने बताया सोलंकी साहब ने कि देखें ऑयल की प्राइस ऑलरेडी इंक्रीज कर गई है, तो ऑब्वियसली ये एक इन्फ्लेशन की सुनामी इंटरनेशनल से नेशनल लेवल पे आ सकती है, और ये मेरा ख्याल है कि बहुत जल्द आने वाली है। और जब ये आएगी तो यहाँ पे डॉक्टर दानिश का जो पॉइंट था ना कि देखें जो आप वेजेस ऑलरेडी लोगों को दे रहे हैं, उनकी रियल वेजेस तो बेसिकली उनमें उनमें नेगेटिव ग्रोथ है रियल वेजेस में, बिकॉज अगर आप देखें कि आपकी रियल वेज 5% बढ़ती है, सॉरी अगर आपकी नॉमिनल वेज 5% बढ़ती है और इन्फ्लेशन जो है वो 6% बढ़ रही है, तो रियल वेज तो -1% हुई ना। तो यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स में जिसका नाम है द प्राइस वेज स्पाइरल। उसमें होता क्या है कि जब आपके इस तरह के जो जो मुलाजमीन हैं, जब वो देखते हैं कि उनकी रियल वेजेस नेगेटिव में जा रही हैं, तो वो डिमांड अपनी करते हैं इन अ पॉलिटिकल इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट
कि उनकी वेजेस को बढ़ाया जाए, और इवेंचुअली वो अपनी वेजेस को कुछ बढ़ाते हैं, और यहाँ पे भी ऐसे होगा। उनकी वेजेस बढ़ाने से क्या होता है कि जो बिजनेसेस हैं वो उसको फैक्टर इन कर लेती हैं और चीज़ों की कीमतें बढ़ा देती हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अगर इस किस्म का वेज स्पाइरल पाकिस्तान की इकोनॉमी में आता है, तो हमारी जो भी कंपेटिटिव एज है हमारी एक्सपोर्ट्स की, जिसके ऊपर हमारी हुकूमत इतनी बात करती है कि देखिए हमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन की तरफ जाना है, तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो मैं आने वाले दिनों में इसको, इन्फ्लेशन को, जो इंटरनेशनल, पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, उसके अपने रीजंस हैं कि यहाँ पे आप कह लें कि हमारे लोकल गवर्नेंस के फेलियर्स हैं, और रज़ा रूमी तो इस चीज़ को बड़ा अच्छा जानते हैं, इनका तो बहुत एक्सपीरियंस है लोकल गवर्नेंस का, थोड़ा बहुत तो खैर है। तो लोकल गवर्नेंस के फेलियर्स हैं, और जो मिडिल पर्सन है या मिडिल मैन है सो कॉल्ड, वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अपने पास रख लेते हैं। लेकिन अब ये एक और मैकेनिज्म क्रिएट होने लगा है कि बाहर कि ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर जो इन्फ्लेशन हो रही है उसका पास थ्रू पाकिस्तान के अंदर किस तरह से मीडिएट होगा। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा हमारे पॉलिसी मेकर्स के लिए, और मैं समझता हूँ कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को अभी से अपने पॉलिसी मेकर्स या अपने इकोनॉमिक लिeutenant से इस चीज़ की बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये जीनी अगर आउट ऑफ इट गेट्स आउट ऑफ द बॉटल, तो इसको फिर वापस डालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इन द प्रेजेंट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। बिल्कुल, बिल्कुल। डॉक्टर असद सईद, आपने दोनों जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनकी बात सुनी। मैं थोड़ा-सा बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहता हूँ कि बजट में जो माशी तरक्की या शरह नमू है, इकोनॉमिक ग्रोथ, उसका टारगेट अब मेरे ख्याल से 4.8 यानी कि 1% और बढ़ा दिया गया है। अभी तो यकायक अचानक वो बढ़ गया था, 1.5 से 3.92 हो गया था। अब 3.92 से वो कह रहे हैं कि तकरीबन 5% ग्रो करेगा। आप जानते हैं कि इस तरह की तरक्की का टारगेट जो है वो ज़रूरी तो इसलिए होता है कि नौकरियाँ इससे बनती हैं, इससे माशी एक्टिविटी बनती है, मगर इसके लिए सरमायाकारी जो है, ख़ुसूसन मुल्क के अंदर, उसका बढ़ना लाज़मी होता है। क्या इस बजट में जो मुख्तलिफ पॉलिसी फीचर्स हैं, उससे आपको लगता है कि सरमायाकारी अंदरूने मुल्क जो है, मैं फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, क्या वो बढ़ेगी और इस हद तक बढ़ेगी कि वो एक ग्रोथ का साइकिल जो है उसको बढ़ावा देगी? अम, रज़ा, मेरे ख्याल में ये बहुत अहम सवाल है। अभी जो हमने पेपर लिखा है उसमें भी हमने 4 बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स लिखे हैं, का जिक्र किया है। उनमें से एक इन्वेस्टमेंट है। जी, और जब तक सरमायाकारी नहीं होती तो आप शरह नमू में सस्टेन्ड तरीके से तरक्की जो है उसका नहीं सोच सकते या उसका तस्वुर नहीं आता। तो शरह नमू में तरक्की का जो अमल शौकत तरीन साहब इस वक्त आगे बढ़ा रहे हैं, वो वही है जो इसहाक डार साहब ने बढ़ाया था, और जो शौकत इनके जो नेमसेक थे, जो वजीर आजम थे मुशर्रफ के, शौकत अजीज, हाँ, शौकत अजीज साहब ने बढ़ाया था। और ये दोनों ने कंजम्पशन लेड ग्रोथ की थी, और वही कंजम्पशन लेड ग्रोथ जो है, और कंजम्पशन लेड ग्रोथ इज द ऑपोजिट ऑफ इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ। बिल्कुल। तो वो उसका साइकिल होता है 2 से 3 साल का, और उसके बाद वो जो है एक बहुत बड़ा बहरान पैदा करती है। उस बहरान से हम 2-3 साल गुजरते हैं, उसके बाद 2-3 साल दोबारा ये वो आ जाता है। ये मतलब जो एक आदि नशई की वो है ना हरकत, खुसूसियात। उस तरह की मईशत चल रही है हमारी, कि बहुत ज्यादा नशा कर लिया, उसके बाद हालात खराब हो गए, तो आपको किसी तरह के रिहैब में डाल दिया, रिहैब से निकले तो दोबारा नशा शुरू करके दोबारा से खुशी खुशी चलते रहे, उसके बाद फिर गम ने आपको घेर लिया। तो अब मसला ये है कि आपकी इन्वेस्टमेंट इधर क्यों नहीं होती।
अब इसका बैकग्राउंड है एक बहुत इंटरेस्टिंग। 1991 में जब मियां नवाज शरीफ साहब ने न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स की बुनियाद रखी पाकिस्तान में और पब्लिक इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर को उन्होंने आजाद किया, तो उन्होंने तो एक कॉन्सेप्ट ये आया कि पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट को कम किया जाए और पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट को बहुत सारी चीजों से निकाल दिया जाए, और वक्त के साथ साथ चूंकि उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को आजाद किया है तो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ाएगा। प्राइवेट सेक्टर का अब तो 30 साल गुजर गए, हमने देखा है कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट जो है वो 7-8-9% जीडीपी का रहा है और उससे ज्यादा वो बढ़ा नहीं है। जबकि यही जो शुमारिया है वो हिंदुस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम, थाईलैंड, टर्की में पाकिस्तान से कम दुगना है। जी बिल्कुल। तो मसला ये है कि यहाँ प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट नहीं करता। अब प्राइवेट सेक्टर क्यों इन्वेस्ट नहीं करता, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उसमें बहुत साल वॉर ऑन टेरर चला, उससे उसके अलावा अब बिजली के दामों की बात की जाती है। लेकिन जो दो अहम चीजें रही हैं ना, वो ये कि जिसमें मेरे ख्याल में जिसकी वजह से पाकिस्तान में पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं आता, एक तो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज हैं, लेकिन उसके अलावा जो दूसरी एक दो चीजें हैं, एक तो ये कि ये दुनिया भर में इस पे तहकीक हुई है कि जिन ममालिक में कांस्टेंट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है वहां पे प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट नहीं करता। और दूसरी चीज जो अहम है वो ये कि आप अगर अपनी जियो स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज को फोरफ्रंट पे रख के इकोनॉमिक रेंट्स हासिल करना चाहें तो हुकूमत को भी फिर कोई जरूरत नहीं होती कि प्राइवेट सेक्टर से इन्वेस्टमेंट करवाए। वो फिर कहीं ना कहीं से पैसे आ जाते हैं और वो फिर मामला आगे चलता है टिल द नेक्स्ट क्राइसिस। और ये जो सिलसिला है ये 1979 में शुरू हुआ और आज दिन तक चल रहा है, जारी है। बल्कि सोलंकी साहब ने जो फाइनेंशियल टाइम्स की खबर का जिक्र किया उसमें अब उम्मीद हमारे अरबाब इख्तियार ये लगा कर बैठे हैं कि दोबारा से उस तरह का कोई विंडफॉल आ जाए। विंडफॉल जी विंडफॉल आ जाए। वो दोबारा उम्मीद से है, वो दोबारा उम्मीद से है। लेकिन और ये कॉन्स्टेंटली चलता रहा है। जो सीपेक वाला सिलसिला आपसे 5 साल पहले था ना, वो भी एग्जैक्टली यही था कि कहीं से कोई विंडफॉल आ जाए, इसलिए कि विंडफॉल उस वक्त थोड़ा सा जमूद का शिकार हो गया था। उससे पहले मुशर्रफ की हुकूमत उसी विंडफॉल पे चलती रही। 90s में वो विंडफॉल कहीं से आया नहीं तो आपको एक डाउनवर्ड स्पाइरल नजर आया। 80s में ज़ियाउल हक की हुकूमत चलती रही। तो एक वो आदत सी बन गई है विंडफॉल्स की। तो अब अगर माहौल ये होगा तो वो जो है ना, जो जिसे कहते हैं जो नॉर्मल मुल्क नॉर्मल चीजें करते हैं कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की तरफ हुकूमतें तवज्जो देती हैं, तो वो सब जो है वो अभी तक उस तरफ किसी किस्म का इंदिया हमें नजर नहीं आ रहा। जी बस यही मैं चाह रहा था, क्योंकि देखिए बाकी सब बातें जो हैं वो अफसाने हैं। असल बात यह है कि सरमायाकारी बढ़ेगी, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर जो है वो कारोबार लगाएगा, फैक्ट्रियां लगाएगा, पैदावार करेगा, नौकरियां जनरेट करेगा, तो जब ही जाके तरक्की होगी और लोगों की बेरोजगारी का मसला भी हल होगा। मैं पब्लिक सेक्टर भी कर सकता है रजा, लेकिन वो तो बिल्कुल आउट है। वो तो मतलब हम मतलब सर पीटने वाली बात होगी। आखिरी दफा वो भुट्टो साहब के जमाने में हुआ था। इफ्तिखार अहमद साहब कह रहे हैं कि ये विंडफॉल क्या होता है, जरा इसकी भी तशरीह कर दीजिए। मेरे ख्याल से मैं इफ्तिखार साहब के लिए कहता हूँ ये वो टीका है जिसका जिक्र किया असद साहब ने पहले, वो जो कोने के प्लाट की कमाई है।
अच्छा चलिए, तो असद इसको विंडफॉल को थोड़ा आप उसकी एक्सप्लेन कर दीजिए जरा। आपने अच्छी तरह से कर दिया, मतलब उसको टीका ही कहते हैं ना, ठीक है, ये कि वो अच्छा के लगे। बैरूनी वसाइल आ जाए हाँ, जिससे हुकूमत के जो उस वक्त के मसाइल हैं खसारे वगैरह के हवाले से वो हल हो जाए, और आपका फॉरेन एक्सचेंज में इतना पैसा हो कि रुपया और महंगा ना हो। जब रुपया सस्ता होगा तो आप गाड़ियां भी ज्यादा खरीद सकते हैं और सस्ती खरीद सकते हैं, और चीज और स्पेगेटी भी ज्यादा आएगी मुल्क में। तो जो लोग फैसले करते हैं और जो शोर मचाने की सकत रखते हैं, और जैसे दानिश साहब ने कहा जो एक फोन कॉल अवे है, वो खुशी खुशी बैठे रहेंगे टिल द नेक्स्ट क्राइसिस। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा वक्त अब जी रजा, मैं जाते जाते वो पूछना चाह रहा था, मैंने कुछ फिगर्स आपको भी भेजी हैं। जी कुछ जी इस तरह की इत्तलात आ रही हैं कि इंटरनेट पे जो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल जो कॉल्स हैं उस पर, और इंटरनेट बंडल्स पे, फोन कॉल्स पे, एसएमएस पे बेतहाशा जो है वो टैक्स लगाए जा रहे हैं। इसको जरा ये बताइए कि हम अभी कोविड से निकले नहीं हैं, वर्क फ्रॉम होम, और हमारे जो तलबा हैं वो घर पे जो है वो इंटरनेट के जरिए क्लासेस की बात हो रही है, और क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसको फतह कर लिया गया है, तो जो थोड़ी बहुत आज़ादी की जो आवाज़ें हैं वो इस तरह के प्रोग्रामों में होती हैं जिस पर अभी हम मौजूद हैं। तो ये जो काम होगा इंटरनेट को महंगा करने का, और मोबाइल फोन्स को महंगा करने का, और उन पे टैक्सेस का, उसका क्या असर होगा? ये जरा तालीम के और उसके हवाले से जरा हमारे जो माहिरीन हैं वो क्या समझते हैं? जी। अक़दस आप कुछ कहना चाहेंगे, अक़दस और दानिश? जी, मैं तो बस एक शेर सुनाना चाह रहा था आपको कि ज़रूर। हम जो मैंने कहानी सुनी है इस एनालिसिस की, और जो जिन हालात का हमें सामना है, तो वो उसमें मुनीर न्याज़ी का एक शेर है, वो मेरे बड़े फ़ेवरेट शायर हैं कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, वाह! एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। वाह, तो वाह! ये मैंने इसलिए भी सुनाया आपको कि अगले दिन मैं एक वेबिनार में बैठा हुआ था और मैंने बिल्कुल गलत शेर सुना दिया। तो आई थिंक आई ओड इट टू मुनीर नियाज़ी कि मैं शेर की तस्हीह करूँ और उसको सुनाऊँ आपको। तो मसाइल बहुत हैं। मुनीर नियाज़ी का ज़िक्र हो रहा है तो मैं उनकी दो दो लाइनें आपको सुना दूँ। जी, जी, इरशाद। मुनीर इस मुल्क पे आसेब का साया है कि क्या है, कि हरकत है तेज़ तर और सफ़र आहिस्ता-आहिस्ता। हाँ। बहुत अच्छा। वाह बिल्कुल वाह ये वाह। लेकिन ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो भी मुनीर नियाज़ी थे, और तो ये मतलब वो भी नियाज़ी ये अच्छा आपने ताल्लुक जोड़ा। मेरे ख्याल से वो मैं डेटा अगर में अगर अगर किसी दिन इमरान नियाज़ी को हमने माफ़ किया तो शायद मुनीर नियाज़ी की वजह से करेंगे। अच्छा ये तो अक़दस नो और कमेंट। जी, तो ये दानिश को मैं चाह रहा था कि इसके ऊपर ऑनलाइन एजुकेशन और ये जो आईटी के ऊपर भी 17% मैंने देखा है। मैंने पूरा तो मुताला नहीं कर सका, लेकिन ये चीज़ा-चीज़ा चीज़ें देखी कि 17% जो कारोबार ऑनलाइन कारोबार है उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया। अब ये एक नया एरिया है जिसकी की हौसला अफ़ज़ाई करनी चाहिए, बजाए इसके कि उसके ऊपर इतना हेवी टैक्सेशन लेवी कर दें। दानिश इसको और सोलंकी साहब की चीज़ को कंबाइन जी, करके जवाब दें। जवाब बहुत दें। ही अहम आपने पॉइंट उठाया, तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि जब कॉस्ट ऑफ इंटरनेट बढ़ेगी और ख़ास तौर पर अभी जब लोगों की रियल इनकम डिक्लाइन हो रही है और आप मज़ीद इंटरनेट की कॉस्ट बढ़ाएंगे। इंटरनेट आज के दौर में जिसको इंफॉर्मेशन एज कहते हैं, इट शुड बी अ बेसिक ह्यूमन राइट, राइट? तो हम अगर अगर उस किसी तसव्वुर को मानते हैं कि कोई बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, उसमें इंटरनेट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन भी की है। तो इसकी वजह से ये जो प्राइस हाइक है, ख़ास तौर पे जो नौजवान हैं, जो तालीम हासिल करें, उन पे बहुत ही एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। अगर आपके पास वक़्त हो तो एक और मैं क्लीशा जो इससे जुड़ा हुआ है क्लीशे, उसको हाइलाइट करना चाहता हूँ कि ये आम तौर पे तासुर दिया जाता है कि मुल्क की मईशत और जो बजट है ख़ास तौर पर, और एक
घर का बजट, ये दोनों एक ही जैसे हैं। जैसा कि घर का बजट में अखराजात और आमदनी में तवाज़ुन होना चाहिए, इसी तरह मुल्क के बजट में भी अखराजात और आमदनी में तवाज़ुन हो। देयरफॉर इस तरह के टैक्सेस बढ़ाए जाएँ ताकि आपकी आमदनी बढ़े। लेकिन ये टोटली फ्लॉड आर्गुमेंट है और अख्तर साहब तो इसके बारे में लिखते भी हैं कि जो कोई भी मुल्क है, जो कोई भी मईशत है, वो कभी भी जिस अपनी करेंसी जो उसकी डिनोमिनेटेड है, जैसा पाकिस्तान रुपीज में कभी भी अपने लोन पे डिफॉल्ट नहीं कर सकता टेक्निकली स्पीकिंग, राइट? क्योंकि जो रुपी की सप्लाई है, जो कंट्रोल है, वो गवर्नमेंट के पास है, जो किसी भी आम घर के पास ये नहीं है। इसी वजह से रियासत की मोनोपोली है ओवर सप्लाई ऑफ मनी। इसका ये मतलब नहीं कि आप बेतहाशा मनी प्रिंट करें, लेकिन ये सिर्फ टू क्लैरिफाई कि आप कभी भी अपने जो रुपीज में डिनोमिनेटेड लोन्स है, आप डिफॉल्ट नहीं कर सकते। तो जो पहले बात की गई कि क्यों अभी बजट डेफिसिट 6.3 कर दिया गया 7 से, तो ये एक सवाल है कि व्हाई नॉट, जिस अख्तर साहब ने कहा 7%, बट व्हाई नॉट 10%? क्योंकि फिर बहस ये होगी कि बेहतर तालीम या रिड्यूस डेफिसिट, राइट? अभी ये चॉइसेस हैं गवर्नमेंट के पास, बेहतर इलाज की सहूलत या बजट डेफिसिट कम हो, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर या कम बजट डेफिसिट हो, बेहतर रोजगार के मौके नौजवानों के लिए या कम बजट डेफिसिट हो। तो इस हुकूमत ने क्लियर चॉइस ली है कि ये इस तरफ लेफ्ट पे नहीं है, ये ना तो रोजगार चाहते हैं, ना तालीम और सेहत के बेहतर मौके अवाम को देने में इंटरेस्टेड है। अभी इंस्टेड फोकस इज कि बजट डेफिसिट को कम किया जाए, 7 से 6% किया जाए, लेकिन कोई एम्पिरिकल और एविडेंस नहीं है कि 6% क्यों सही है, 10% क्यों नहीं सही, या 1% बेहतर है या 6%। तो ये एक बड़ी बहस खुलनी चाहिए पाकिस्तान में, और जैसा असद साहब ने पहले कहा कि इस पे बात ही नहीं होती कि क्यों हम बजट डेफिसिट रिड्यूस करना चाहते हैं, क्योंकि ये ट्रेड ऑफ है, नौकरियां, सेहत, तालीम वर्सेस बजट डेफिसिट। तो आई थिंक, और यहाँ पे बैठे हुए बाकी साथियों ने भी कहा कि हम इस ग्रोथ और नौकरियों को ज्यादा प्रायोरिटाइज करेंगे बजट डेफिसिट की बजाय। जी, बहुत शुक्रिया। बात करने को तो बहुत कुछ है, क्योंकि इतने ज़्यादा सवालात आपकी गुफ्तगू से निकले हैं और हमारे नाज़रीन ने भी बहुत सारी आपकी बातें सुन रहे हैं, क्वेश्चंस किए हैं, लेकिन हमारा वक्त अनफॉर्चुनेटली ख़त्म हो चुका है। तो मैं आप सबका रजा, शुक्रिया ये अदा जो करता हूँ। रजा असद सईद साहब जो एक से ब्रिंट, हाँ, 1 मिनट अगर मुझे। जी, जी हाँ, बोलिए, जी डॉक्टर बोलिए। असद। हाँ जी, मेरे ख्याल में जी मैं एक चीज जरा क्लैरिफाई कर दूं कि यहाँ रेवेन्यू का और टैक्सेशन का बहुत मसला है। मेरे ख्याल में एक अगर आप बोरोइंग स्पेशली बैंकिंग सेक्टर से बहुत स्टेट बैंक से नोट छाप कर करें तो वो फिर एक इन्फ्लेशनरी स्पाइरल का खतरा होता है। अब आप पे मतलब ये वॉइस ओवर पे टैक्स लगा दिया है, और ये मेरे ख्याल में आप लोगों की वजह से ही लगा है, मुझे तो पता यही है। We plead guilty, Your Honor. और बेचारे वो स्टूडेंट मारे गए इसमें। लेकिन अभी एक हफीज पाशा साहब की स्टडी आई है कि 500 अरब तकरीबन जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर कम टैक्स देता है। होलसेल एंड रिटेल ट्रेडर्स पे बहुत सारा टैक्स, उससे 19-20% है मईशत का, उससे टैक्स नहीं लिया जा रहा। तो टैक्सेशन का पोटेंशियल फ्रॉम दोज हु हैव द मनी वो और या प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का बहुत ज्यादा है, वो एक बहुत बड़ा फेलियर है। और मेरे ख्याल में अगर उससे कंट्रोल उसकी तरफ ना बढ़ा जाए, जो कि लगता तो नहीं है, अभी कह तो दिया है तरीन साहब ने, लेकिन उस तरफ ये बढ़ते नजर नहीं आ रहे, या कोई भी नहीं नजर आ रहा पाकिस्तान में। वो अगर नहीं होता, और पाकिस्तान जैसे ममालिक में टैक्स जीडीपी रेशो पे 18% होता है, और यहाँ पे हम 9-10-11% से नहीं बढ़ते। एक और इसके साथ जस्ट 30 सेकेंड्स, जब टैक्सेस बढ़ते हैं ना, तो प्रोविंसेस की आमदनी भी बढ़ती है, और प्रोविंसेस की आमदनी जो है वो क्रिटिकली लिंक्ड है ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ, इसलिए कि हेल्थ, एजुकेशन वगैरह जो है वो 90% से ज्यादा सूबाई
इस वक्त जुरिस्डिक्शन में आते हैं। बिल्कुल, बहुत उम्दा 2 आपने पॉइंट्स उठाए हैं मेरे ख्याल से। रजा, और ये जो असद सईद जो बात कर रहे थे ना विंडफॉल का, और ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान में क्योंकि हमने कुछ सहूलियात फ़राहम करनी है और उस हवाले से कुछ लोग उम्मीद से हैं कि उसकी वजह से हमारे आईएमएफ के और फैटफ के जो मसाइल हैं, वो हल हो जाएँगे। तो ये तो पुरानी जो वारदात है, किस तरीके से हम चलाते रहे हैं। तो मैं सिर्फ़ गालिब की 2 सतरें पेश करना चाह रहा था कि कर्ज़ की पीते थे मैं, लेकिन समझते थे कि हाँ, रंग रंग लाए लावेगी हमारी फाका मस्ती एक ये दिन। जी, जी, बहुत अच्छी बात है। ये बिल्कुल आज की ये थीम अगर मेरे ख्याल से आजकल एक प्रोग्राम में इस किस्म के बहुत से ट्रोप्स और मेटाफोर्स यूज हो रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या बात है। ये डॉक्टर असद जो है वो कि नीचे में होने की बात कर रहे थे, यहाँ पे मैं की बातें हो रही हैं। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। देखिए यूट्यूब है ना, इस पे सेंसरशिप कम है, यहाँ टीके और मैं और बोतले-शोतले उस पे सब बात हो सकती है। अच्छा 99 हमारा हमारा 99 वक़्त जी। रीजन है। आज मुआशी यौम आशूर है, मतलब सेलिब्रेट कर लें पूरी तरह से। बिल्कुल, ये भी बड़ा अच्छा आपने मेटाफर जो है इंट्रोड्यूस करवाया असद, और इसको लेके आगे चलेंगे। बहरहाल आप सबकी शिरकत का बहुत शुक्रिया। मेरे ख़्याल से हमारे नाज़रीन, आपने देखा हमारे जो पैनलिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं तीनों, मुतबादिल ख़यालात के हामिल हैं, और आप इनकी जो बातें हैं, इनकी सोच आपको मेनस्ट्रीम टीवी के ऊपर कम ही दिखाई देगी, क्योंकि इस तरह की चैलेंजिंग जो बातें हैं, वो हमारा मीडिया नहीं दिखाता। उम्मीद है आपने भी इनसे सीखा होगा, हमने बहुत कुछ सीखा है। इंशाल्लाह इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे और कल शब 9 बजे दोबारा आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।